वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 11th की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन स्टार्ट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और जो चीज़ समझ नहीं आई कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि आप लोगों को दोबारा से एक्सप्लेन कर दी जाए, ठीक है। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है फोर्स एंड मोशन। फोर्स क्या चीज़ होती है? ऐसी कुव्वत जब हम लोग किसी बॉडी पर लगाते हैं उसको मूव करवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम लोग फोर्स कहते हैं, ठीक है। और मोशन क्या होती है? जब एक बॉडी पर फोर्स लगती है और वो अपनी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह मूव करके यानी कि मोशन में आके चेंज करता है, तो वो जब वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो मोशन में आ जाता है और अपनी जो पोजीशन होती है उसको चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्स एंड मोशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमारे पास जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर्स। हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं स्केलर्स और वेक्टर्स के, हम लोग उनको आज पढ़ेंगे। स्केलर्स क्या होती हैं? ऐसी चीज़ें जिनको सिर्फ और सिर्फ कम्प्लीटली डिस्क्राइब होने के लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, ठीक है। ऐसी चीज़ों को या ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ को जो कि जिनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब होने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, उनको हम लोग स्केलर कहते हैं। स्केलर के हम लोग एग्जांपल देख लें, मैस है। अब देखें हमारे पास एक मैं कहूँ कि इस पेंसिल का जो वज़न है मैस है वो 0.1 ग्राम है, ठीक है। हम इस वज़न ने जो है वो इस पेंसिल को कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर दिया। अब मैं ये नहीं कह सकती इसका वज़न इस साइड पे है उस साइड पे है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि इस पेंसिल का साइड जो वज़न है वो 0.1 ग्राम है। तो यानी कि जो मैथ जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब देखें वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनको कम्प्लीटली डिस्क्राइब होने के लिए मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है और डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। अब देखिए अगर मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास पेंसिल है, वो बड़ी तेज़ी से ऐसे ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव कर रही है बहुत ज़्यादा तेज़ी से। अब मैं कह रही हूँ कि वो इस पेंसिल की जो वेलोसिटी है जिसकी वजह से वो ऐसे ऐसे तेज़ तेज़ मूव कर रही है वो बहुत ज़्यादा इसलिए ये बोर्ड जो पेंसिल है वो तेज़ी से मूव कर रही है। लेकिन ये मूव कर रही है किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। ये हम लोग इसको अप्स एंड डाउन जो है वो ऊपर नीचे जो है वो ज़ोर ज़ोर से मूव करवा रहे हैं ऐसे ऐसे, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर और नीचे होगी, यानी कि इसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा है और ये ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही है। तो ये हमारे पास इस पेंसिल की जो वेलोसिटी होगी जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नीचे मूव कर रही है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज़ को कम्प्लीटली डिस्क्राइब होने के लिए मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है और डायरेक्शन की भी। चलिए हम लोग स्केलर्स को और वेक्टर्स को कम डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। स्केलर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट आर डिस्क्राइब्ड ओनली बाय देयर मैग्नीट्यूड। स्केलर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब करते हैं। दैट डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन, और उसकी जो वो उस स्केलर क्वांटिटीज़ का जो मैग्नीट्यूड होता है यानी कि जो मिकदार होती है उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। स्केलर्स आर डायरेक्शनलेस। स्केलर्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती एंड कैन बी कम्प्लीटली कैरेक्टराइज्ड बाय सिंगल नंबर एंड इट्स एसोसिएटेड यूनिट्स, यानी कि हमारे पास सिंगल नंबर से और उसके साथ एसोसिएटेड यूनिट से ही हमारे पास जो स्केलर है स्केलर्स जो हैं वो कम्प्लीटली डिस्क्राइब हो जाते हैं। अब देखें हमारे पास मैस है किसी भी ऑब्जेक्ट का 0.1 ग्राम है, तो ये हमारे पास जो 1 है वो सिंगल नंबर है और ग्राम उसका एसोसिएटेड यूनिट है। तो इन दोनों चीज़ों से ही नंबर के और उसके एसोसिएटेड यूनिट से ही जो स्केलर्स हैं वो कम्प्लीटली डिस्क्राइब हो जाते हैं, ठीक है। उनको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। इसकी अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो सबसे पहले हमारे पास मैस है, द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास एक मैटर है उसकी जो किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी जो अमाउंट होगी वो हमारे पास मैस होगी। अब देखें हमारे पास एक बॉक्स है, सॉरी ये हमारे पास एक टोकरी है और इस टोकरी में बहुत सारे सेब पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस टोकरी का जो वज़न है वो हमारे पास 2 kg है।
तो ये जो सेब होंगे ये अमाउंट ऑफ मैटर होंगे इनका जिस टोकरी में पड़े होंगे ये जो सेब वो उसका वज़न हमारे पास 2 kg है। तो हम लोग कहते हैं कि उस टोकरी का जो वज़न है वो हमारे पास 200 किलोग्राम है। तो जो मैथ हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए अब देखिए यहाँ पर डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत तो नहीं है ना। यहाँ पे हम लोगों ने बस ये बता दिया कि एक टोकरी में सेब पड़े हैं, उस टोकरी का वज़न जो है वो 2 किलोग्राम है। अब देखिए यहाँ पर ये बात जो है वो कम्प्लीटली डिस्क्राइब होगी, लेकिन हमें यहाँ पर डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्शन उन्होंने पूछी नहीं है इस बात में कि और डायरेक्शन का उस टोकरी के वज़न से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो इसलिए जो मैथ है वो हमारे पास एक स्केलर है। दूसरा जो हमारे पास एग्जाम्पल है स्केलर्स की वो है डिस्टेंस। जो टोटल डिस्टेंस होता है पाथ का जो कि ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, यानी कि हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है किसी भी रास्ते का जो टोटल डिस्टेंस है जो एक ऑब्जेक्ट के थ्रू ट्रैवल होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन के बगैर, तो वो हमारे पास डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये हमारे पास एक पाथ है और ये हमारे पास एक बॉडी है। ये बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करती है इस पाथ पर। तो इस पाथ की जो लेंथ होगी जो कि इस ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल की है वो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आएगा। तौर पर अगर यहाँ से बॉडी ने यहाँ तक मूव किया है इस पाथ के अलोंग, तो इस पाथ की जो लेंथ होगी वो 50 मीटर है, यानी कि इस पाथ का जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया है वो हमारे पास 50 मीटर है। दूसरी जो हमारे पास स्केलर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि स्केलर है वो हमारे पास स्पीड है। स्पीड हमारे पास क्या होती है, द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस। हमारे पास ऐसा रेट जिस पर जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वह डिस्टेंस कवर करता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक पाथ है और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो ये ऑब्जेक्ट जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर आवर की स्पीड के साथ ये पाथ जो है वो उसको कवर कर लेता है, यानी कि इस पाथ का जो डिस्टेंस है उसको कवर कर लेता है। तो हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी तेज़ी से इस पाथ की लेंथ को मेजर कर लेता है या इस पाथ के डिस्टेंस को कवर कर लेता है, तो वो जो उसकी तेज़ी होगी या उसका जो रेट होगा उसको हम लोग स्पीड बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम। अब देखिए टाइम हमारे पास क्या होता है, ऑनगोइंग सीक्वेंस ऑफ एन इवेंट टेकिंग प्लेस। अब ऑनगोइंग सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि टाइम हमारे पास रिवर्स नहीं होता। अब मैंने जो आप लोगों को ये स्पीड पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया, अब मैं दोबारा से जो पहले मैंने जब इस स्पीड को एक्सप्लेन किया तो वो टाइम दोबारा नहीं आ सकता ना। तो टाइम जो है वो ऑनगोइंग सीक्वेंस है ऑफ एन इवेंट्स का। ठीक है, फॉर एग्जांपल 20 सेकंड, यानी कि हमें एक काम को करने के लिए 20 सेकंड लगे हैं, तो वो 20 सेकंड वापस नहीं आएंगे जो हमें उस काम को करने के लिए लगे हैं। हमें और 20 सेकंड मिल जाएंगे लेकिन वो पीछे वाले 20 सेकंड्स वापस नहीं आएंगे। तो अब देखें कि टाइम यहाँ पे हमें इस बात को समझने के लिए कि टाइम में रिवर्स नहीं होता, किसी डायरेक्शन की ज़रूरत है नहीं ना, तो इसलिए टाइम भी स्केलर है। टेम्परेचर द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस। एवरेज काइनेटिक एनर्जी यानी कि हमारे पास एक सब्सटेंस है, हम लोग जब उसको हीट अप करते हैं तो उस सब्सटेंस का जो हमारे पास टेम्परेचर आता है तो 20 डिग्री सेल्सियस होता है। क्योंकि हम लोग इस सब्सटेंस को जब हीट अप करते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसकी जो अंदर के एटम्स होते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं। तो उन एटम्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वही हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का जो है वो टेम्परेचर होगा। यहाँ पे भी हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि अगर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को गर्म किया है उसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, तो डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर, और डायरेक्शन को एक्सप्लेन करना यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स। फैक्टर्स हमारे
हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब होने के लिए मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है और डायरेक्शन की भी, यानी कि मिकदार की ज़रूरत भी होती है और सिमत की भी। वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए उसको मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है और डायरेक्शन की भी। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो पहली वेक्टर की एग्जांपल है वो डिस्प्लेसमेंट है। अब द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ द लेंथ ऑफ a distance, यानी कि मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अब देखें हमारे पास एक बॉडी है, ये हमारे पास एक पाथ है और ये हमारे पास एक बॉडी है। इस बॉडी ने वेस्ट की तरफ मूव किया है, ठीक है, 10 मीटर मूव किया है। इस पाथ का जो टोटल डिस्टेंस था वो हमारे पास 10 मीटर था और इस बॉडी ने जो है वो वेस्ट की तरफ मूव किया है। यहाँ पर हमें डायरेक्शन बता दी गई है वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो अब देखें इस पाथ का जो टोटल डिस्टेंस जो कि इस ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है वेस्ट की तरफ, वो हम दोनों चीज़ें हमारे पास, यानी कि डिस्टेंस और डायरेक्शन जो होगी वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होगी। तो इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 मीटर है टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी। अब देखें कि इस बॉडी ने कितनी तेज़ी से ये जो है डिस्टेंस कवर किया है इस पाथ का, यानी कि लेंथ ऑफ पाथ को कितनी तेज़ी से कवर किया है और किस तरफ कवर किया है, वेस्ट की तरफ। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पार्टिकल डायरेक्शन, एक पार्टिकल डायरेक्शन की तरफ ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है हमारे पास वो हमारे पास वेलोसिटी होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इस बॉडी ने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है वेस्ट की तरफ 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ की, वो है हमारे पास एसिलेरेशन हमारे पास क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि हमारे पास जब वेलोसिटी में चेंज आए, यानी कि वेलोसिटी कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, विच में इन्वॉल्व अ चेंज इन स्पीड, तो वो उसकी स्पीड में भी चेंज आ जाता है, डायरेक्शन में भी चेंज आती है और बहुत सारी चीज़ों में और या तो फिर इन दोनों में चेंज आ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर देखें यहाँ हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ मूव कर रही है 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ, लेकिन इसकी जब वेलोसिटी चेंज हो जाती है 20 किलोमीटर पर आवर से चली जाती है, मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, कभी कभी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा, जब हमारे पास कभी कभी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, अब देखें अगर हमारे पास कभी कभी कार की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो हम लोग अगर उसको स्ट्रेट कार को चला रहे हैं लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, हो जाए या उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो कभी कभी डाइवाइट भी कर जाती है कार, ऐसे ऐसे डाइवाइट करना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो डायरेक्शन को भी चेंज कर देती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में इन्वॉल्व अ चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन और बोथ। फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर पर स्क्वायर अपवर्ड, यानी कि हमारे पास एक बॉडी है वो सीधा मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा तेज़ होगी अचानक से, तो वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर जाएगी 10 मीटर पर स्क्वायर अपवर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्स, द पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइनिंग बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब देखिए ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक बंदा इसको यहाँ से फोर्स लगा रहा है, एक बंदा यहाँ से फोर्स लगा रहा है। इधर से जो बंदा फोर्स लगा रहा है वो भी 20 न्यूटन है, उधर से जो बंदा फोर्स लगा रहा है वो भी 20 न्यूटन है। तो इस दोनों फोर्स का जो इफेक्ट होगा इस ऑब्जेक्ट पे वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर से जो बंदा फोर्स लगा रहा है वो +20 न्यूटन, इधर से जो बंदा फोर्स लगा रहा है वो -20 न्यूटन है, तो प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी कि फोर्स का इफेक्ट जो है कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस साइड पे मूव करेगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइनिंग बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स राइट, यानी कि हम लोग 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और राइट साइड की तरफ लगा रहे हैं, तो हमें बताना होता है साथ कि हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो किस साइड पर लगा रहे हैं। हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी कि हम लोग वेक्टर्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। अब देखें वेक्टर्स आर कॉमनली यूज टू शोन
बाय यूजिंग वेक्टर डायग्राम हम लोग वेक्टर्स को वेक्टर डायग्राम से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन विद द एरो हेड, हम लोग वेक्टर को एक लाइन से भी शो कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास ये लाइन है, उसका जो इसके साथ एक एरो हेड है, हम लोग इस लाइन और एरो हेड के साथ भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि ये जो एरो हेड है वो हमें डायरेक्शन बता रहा होता है कि अब देखें एरोज यहाँ जा रहे हैं तो डायरेक्शन इधर है, एरो इधर जा रहा है डायरेक्शन इधर है, एरो इधर आ रहा है तो डायरेक्शन इधर है। द एरो हेड शो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, जो एरो हेड है हमें वो वेक्टर की डायरेक्शन शो करता है। वेक्टर कैन बी रिटन एज बोल्ड लेटर्स, हम लोग वेक्टर्स को बोल्ड लेटर्स में भी लिख सकते हैं। अब देखें हम बार बार अगर पेपर कर रहे हैं या मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं बार बार वेक्टर्स को बोल्ड लेटर्स में तो नहीं लिख सकती ना, तो वेक्टर्स को जो आसान तरीका है वेक्टर्स को बार बार लिखना पड़ता है जब हमें, तो जो वेक्टर्स को लिखने का आसान तरीका है वो ये है कि हम लोग वेक्टर्स को एरो हेड अबव द सिंबल, यानी कि हमारे पास जो वेक्टर ए है हम उसके ऊपर एरो हेड लगा देंगे। इस वेक्टर ए, ये हमारे पास वेक्टर ए का सिंबल है, हम उसके ऊपर एरो हेड लगा देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये एक वेक्टर है और हमें बार बार ये बोल्ड लेटर्स लिखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। द वेक्टर में आल्सो भी शोन बाय विद एन एरो हेड्स अबव द सिंबल ए वी, यानी कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी और फोर्स, एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी भी और फोर्स भी आपको पता है कि ये हमारे पास वेक्टर्स क्वांटिटी है, तो हम लोग इनके ऊपर एरो हेड लगा देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये हमारे पास वेक्टर्स हैं। और ये जो तरीका है हमारे पास ये एक आसान तरीका है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी तो या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।